राधे। आप आज हम लोग रिवीजन कैप्सूल के डेरिवेशन सीरीज के 10th लेक्चर पे हैं। ठीक है, आज हम फिर से 3 डेरिवेशंस अपने कवर करेंगे। ठीक है, देखिएगा। पहला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसके सेंटर पे इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। हमने क्या किया कि एक सर्कुलर कॉइल लिया और हमने कहा कि भैया इसमें जो करंट है वो आई फ्लो हो रही है और वो करंट कुछ इस तरीके से अपने सर्किट को पूरा कर रही है, मतलब ऐसे एंटर कर रही है और ऐसे बाहर को आ रही है। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, इसका एक हमने सेंटर मान लिया O, जिसकी रेडियस हमने ले ली R, और हमने एक छोटा सा यहाँ पे करंट एलिमेंट लिया, ध्यान दीजिएगा, जो कि है IDL। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ध्यान से समझिएगा। सर्कुलर कॉइल एज शोन इन फिगर, कंसीडर अ करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ DL अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। अच्छा, एक बार ध्यान समझिए, इतना छोटा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक बात है इतनी। तो the magnetic field at the center of the coil due to current element is given by बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है dB जो सेंटर पे मिलेगा वो कितना मिलेगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इस एलिमेंट से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसकी डिस्टेंस आर है बच्चों। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल बना तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा जो डी बी मिला बच्चों वो सिंपल मिला म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, ये जो कॉइल है ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना होगा, तो मुझे अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। बट अब यहाँ से समझिएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या हो जाएगी, डी बी इंटीग्रेशन। तो ये देखिएगा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा सिंपल बी बच्चों, और ये देखिएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बाहर हो गया और ये बचा डी एल। लेंथ की तो जीरो से मान लीजिए शुरू हुआ और कितना मेंटेन करेगा, 2 पाई आर तक। पूरा कॉइल कितने में कवर करेगा, 2 पाई आर में। तो आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर। आप देख रहे होंगे डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा और 0 से 2 पाई आर, और अगर आप लिमिट रख देंगे बच्चों तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से सिंपल मिलेगा 2 पाई आर। देखिएगा ध्यान से, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बी मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और ये 2 पाई। देखिए कई बार स्टूडेंट सोचेंगे कि हम इस पाई से पाई को कट कर दें 2 से 2। बच्चों ये काम नहीं करना है आपको। ये देख रहे होंगे कि मैंने कट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसा क्यों नहीं किया गया। ठीक है, समझिएगा। ये लिखा क्या है जनरली, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और इसको आप ऐसे याद रखिए, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट सेंटर। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे ध्यान रखिएगा, जो ये यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रखिएगा। समझ में आ रही है बात, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, और ये थीटा किस में होना चाहिए बच्चों, मस्ट बी इन रेडियन। क्या बात है, समझ में आ रही है, हाँ या ना? ये किस में रखना है, रेडियन में। और दूसरी बात है इंटीरियर एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीरियर एंगल। अभी आपको मैं जैसे मान लीजिए ये आर्क है, इस आर्क की वजह से मैंने कहा कि यहाँ बताओ, और ये एंगल आपको दिया है 300 डिग्री। ठीक, लेकिन नहीं, जब आप करोगे फार्मूले में थीटा तो ये थीटा लोगे तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री नहीं पुट करना। जब भी फिजिकल क्वांटिटीज में थीटा पुट की जाती है बच्चों तो हमेशा पाई यानी कि पाई बाई 3 में पुट करोगे। समझ में आ रही है बात? तो ये न्यूमेरिकल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, इसकी डायरेक्शन पूछेगा तो अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड फील्ड होती है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड फील्ड होती है। ये क्या है बच्चों, इनवर्ड फील्ड है और ये हमारी आउटवर्ड फील्ड है। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ पा रही है? बहुत आसान डेरिवेशन है, ये न्यूमेरिकल के हिसाब से ही केवल इसका फार्मूले का यूज होता है बच्चों, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया ताकि ये फार्मूला आपको याद रहे कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। ठीक बात है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है बातें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो आपका ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस का ही, देखिएगा इसमें, ये गॉस पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए
यहाँ से देखते हैं बच्चों इसमें क्या बोला हमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है इनफाइनाइट शीट प्लेन की वजह से, ठीक बात है। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक इनफाइनाइट शीट प्लेन ले लिया, ठीक, और हमें इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने सिग्मा मान लिया बच्चों, ठीक है। हमने क्या किया कि एक सिलेंडर एज्यूम किया, लेट अस इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ds, ठीक बात है बच्चों। तो चलिए अब हमारे पास क्या है कि आप देख रहे होंगे कि दो एजेस हैं, तो हमने क्या किया, टू एजेस लिया P और Q, एक P है और यहाँ पे एक एज है Q, ठीक है। तो दोनों एज से हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा एट टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर कंसिडर टू एजेस P एंड Q, वेयर हमें देख पा रहे हैं बच्चों, वेयर E वेक्टर एंड n कैप आर पैरेलल, ठीक है, डेट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक बात है बच्चों इतनी, ठीक है। तो हम देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दीज एजेस इक्वल टू 2 है, दो एज है तो हमने 2 ले लिया बच्चों, E डॉट एन कैप ds और डॉट प्रोडक्ट हटा के cos थीटा ले हुए तो ये मिल जाएगा हमें 2E ds, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऑन द कर्व्ड surfaces E and n cap, E vector and n cap are perpendicular, that is थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो फ्लक्स पास होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। तो टोटल फ्लक्स ओवर द सिलेंडर सरफेसेस फाई E इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2ds, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि एक तो 0 हो गया तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक बात है। अब चलिए अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से टोटल चार्ज, अब हम गॉस थ्योरम की तैयारी करेंगे, ठीक है। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, ठीक बात है बच्चों। अगर हम टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर देखें तो हम इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी टू उसकी एरिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 अब क्या देख रहे हैं बच्चों कि 2ds इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ds कैंसिल हो गया तो E इक्वल टू मिल गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है बच्चों, आपने समझ लेना है कि वो हमें ऐसा मिल जाएगा, ठीक बात है। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया। आप एक बात इसमें गौर से देखिए बच्चों कि कई बार क्या कहता है हमसे कि हमसे कुछ ग्राफ पूछता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बीच में। आप देख रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर की पावर 0 पे डिपेंड है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हाँ या ना। एक बात ये ध्यान से समझिएगा, अगर कभी सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव में हो तो मुझे इसे नेगेटिव में लेना है बच्चों, ठीक है। ये पूरी बात समझ में आ रही है सबको, फिर से एक बार समझा देता हूँ। हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट प्लेन होता है बच्चों, तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट P पे, किसी एक तरफ, प्लेट के एक तरफ। तो हम क्या करते हैं बच्चों इसमें कि हमें एक सिलेंड्रिकल गॉस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि एक गॉसियन सरफेस ऐसा कंसीडर करना है जिससे कि हम पूरे के पूरे चार्ज को उस सरफेस के अंदर ला सके बच्चों, ठीक है। तो हमने देखिए एक सिलेंड्रिकल माना है, उसको पायर्स किया है 2r की पूरी लेंथ लेकर के, ताकि वो पूरे के पूरे चार्ज को क्या कर सके, कवर कर सके, ठीक है। तो हमने फिर वही काम किया यहाँ पे, ठीक है। और ये दो एज ले लिया P और Q दोनों तरफ। हमने ये देखा कि देखिए P पे और N पे तो एरिया वेक्टर तो आप नॉर्मल बनाओगे, परपेंडिकुलर ही बनाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट प्लेट अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इधर ही होगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड, मतलब, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। तो यहाँ पे देखिए एंगल 0 बन गया और यहाँ पे एंगल 0 बना। अच्छा, कर्व सरफेसेस पे एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस साइड है,
प्लस एक्स या माइनस एक्स अगर समझते हैं तो यहाँ 90 डिग्री है, ठीक बात है बच्चों। तो यहाँ पे फ्लक्स, इससे फ्लक्स पास ही नहीं होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। तो टोटल फ्लक्स हमने निकाल लिया। फिर हमने, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी। इसके बाद फिर हमने बच्चों गॉस थ्योरम का यूज करके, गॉस के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज हमने इंक्लोज कर लिया, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम था, सरफेस एरिया मालूम था, तो हमने इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लिया चार्ज को, ठीक बात है। और उसके बाद गॉस थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हमने क्या किया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम ये देख पा रहे हैं कि R पे ये डिपेंडेंट नहीं है बच्चों। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक बात है इतनी। टॉर्क ऑन डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है, तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी बच्चों, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया गया, ठीक बात है इतनी। हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली बच्चों, और इसमें एक डाइपोल प्लेस्ड है। तो हमने क्या किया कि एक डाइपोल इसमें प्लेस कर दिया बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल बनाते जा रहा है, यहाँ पे चार्ज ले लिया प्लस क्यू का, यहाँ माइनस क्यू का। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्यू ई होगा, और इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो माइनस क्यू ई नीचे लगेगा। और डाइपोल जो है वो थीटा एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, और ये सेंटर ओ है। और इस डाइपोल की जो लेंथ है बच्चों वो हमने 12 कंसिडर की हुई है, सारी बातें लिखी हुई हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे, तो डाइपोल, तो ए एंगल अगर थीटा है तो ए एंगल थीटा बन गया। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं कहूँ कि ये ए पे रखा है, यहाँ बी पे रखा है, सी पे रखा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। चलिए, तो अब जरा सा ध्यान से देखना शुरू करिए बच्चों यहाँ पे कि क्या कहा जा रहा है। ये हमारा AC हो गया। देखिए अब क्या हुआ, डाइपोल जब ऐसे रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगेगा बच्चों। दोनों मिलके, ऐसे समझिए डाइपोल ऐसे है, एक ऊपर एक नीचे लग रहा है, तो इसको रोटेट कराने की फेनोमेनन इसके अंदर आ जाएगी बच्चों, इससे इसके अंदर एक टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो इधर को लगेगा, ठीक। तो अगर इसके अंदर टॉर्क आ जाएगा, तो टॉर्क की जो वैल्यू होती है बच्चों, आर्म ऑफ कपल इनटू फोर्स। आर्म ऑफ कपल का मतलब दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो AC के बराबर है। आप ट्राइंगल ABC में अगर जाएंगे, साइन थीटा लेंगे, तो आपको ये बात दिख जाएगी बच्चों, क्योंकि हाइपोटेन्यूस हो गया 2l के बराबर, ठीक। तो अगर मैं टॉर्क को टाउ लिखूँ और टॉर्क बोलूँ, तो फोर्स कितना है, फोर्स इंटू 2l साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। और फोर्स की वैल्यू है QE, ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे टॉर्क इक्वल टू E और Q इंटू 2l, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, Q इंटू 2l क्या डाइपोल मोमेंट होती है, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा ऐसे, क्या ये ठीक बात है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो लिखा है P क्रॉस E। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। अब पहली बात है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क 0 होगा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क P के बराबर होगा, और ये मैक्सिमम होता है बच्चों, और ये वाली बात हमारी मिनिमम होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब जरा समझिए, ये तो टॉर्क कैलकुलेट हो गया। अब जब किसी पे रोटेट करने की क्षमता है, तो अब मुझे वर्क, मान लीजिए थीटा एंगल पे छोड़ दिया, तो इसको घुमा के तो ले जाएगा, तो इसको घुमाएगा कौन, कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगी, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कहा कि भैया इसको घुमा तो दिया आपने, ठीक है। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या, वर्क डन। तो मान लीजिए कि अगर वर्क डन है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। मैंने कहा स्मॉल एंगल डी थीटा से अगर आपने उसको रोटेट कराया बच्चों, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि टोटल वर्क डन, सिंस टोटल वर्क डन, देखिए एनर्जी कहाँ से आती है, जब काम करते हैं हम लोग, तो काम कब करते हैं, जब हमारे पास एनर्जी होती है। तो अगर आप वर्क कैलकुलेट कर लें, वही एनर्जी होगी। ये बात आप लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो टोटल वर्क डन इन rotating the dipole, in rotating the dipole from orientation थीटा 1 to थीटा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन, और ये थीटा 1 से थीटा 2, और टॉर्क की वैल्यू थी बच्चों PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक बात है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर PE बाहर आ जाए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा। इसको हम फिर से कर दें बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। फर्दर इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो PE मिलेगा कॉस थीटा 2, माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस कॉस थीटा 1। अब मैं नेगेटिव को, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी।
अगर मैं नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ बटा माइनस को, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक बात है इतनी। तो आपकी टॉर्क की डेरिवेशन जो आती है उसी डेरिवेशन से हम लोग ये काम को करते हैं बच्चों। अगर मेरी इक्वेशन नंबर 1 है तो इसके बाद हम लोग इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने बोल दिया। ठीक बात है। अब चलिए ध्यान से समझिएगा, थीटा 1 क्या है? इनिशियल एंगल है। थीटा 1 क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल के हिसाब से देखिए, इस पर जनरली न्यूमेरिकल ही होता है बच्चों। ये क्या है? इनिशियल एंगल है, याद रखिएगा हमेशा, इनिशियल एंगल है। थीटा 2 क्या है बच्चों? हमेशा हमारा फाइनल एंगल है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अगर हमसे कभी कभी ये कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा आपको लेना है 0 डिग्री। अगर आपसे बोले कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आपसे क्या बोले बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो थीटा आप लीजिएगा हमेशा 180 डिग्री। अच्छा मान लीजिए आपसे बोला स्टेबल से अनस्टेबल, इसका मतलब थीटा 1 0 और थीटा 2 180 हो गया। ठीक है। लेकिन एक बात अगर मैं और यहाँ डिस्कस करूँ कि इनिशियली अगर थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 अगर थीटा है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बच्चों माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, यानी अगर क्वेश्चन में इनिशियली कुछ ना बोला हो तो आप इसी केस को लेंगे। ठीक है, यानी कभी भी न्यूमेरिकल आए और उस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ ये बोला कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, तो आप इस वाले केस को कंसिडर करेंगे। ठीक बात है इतना। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, राधे राधे।